नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्वाभाविक है, आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो कर्नाटक के चुनाव ही है। जो चुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं और लगभग जितना आए हैं वो समझ लीजिए वो सही के सही है, वही अंत तक स्थिति वही बनी रहेगी। हालांकि चुनाव तो और जगह भी हो रहे हैं, और से मेरा मतलब है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, वहाँ के स्थानीय निकायों के चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं। और जहाँ जितने भी नगर निगम है, 18 नगर निगम है, वहाँ बीजेपी ने एक तरफा स्वीप किया है। लेकिन ये चर्चा में नहीं रहेगा, ये आज चर्चा का मुख्य विषय नहीं होगा, ना मीडिया के लिए और ना लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए, या वो जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसके लिए ये चर्चा का विषय नहीं रहेगा। चर्चा का विषय तब था जब कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए थे, जिसमें दिल्ली की एमसीडी के भी चुनाव थे। तो एमसीडी के जो चुनाव थे उनका इक्विवेलेंट जो है राज्यों के बराबर उसको मान्यता दी गई, और एक आध जो उपचुनाव हुए थे उनको महत्व दिया गया था। या हिमाचल जैसा छोटा राज्य है, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो ये आज ये बात नहीं होगी कि यूपी में क्या हो रहा है। खैर ठीक है, ज़रूरी भी है, क्योंकि 9 साल बाद जो एक इकोसिस्टम है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए तो जीत स्वाभाविक है, खुशी होगी। विपक्ष के लिए भी खुशी होगी कि बीजेपी का रथ जो है रुक गया है। और क्योंकि एक साल के अंदर चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो उनके लिए ये खुशी की बात है कि बीजेपी ने एक राज्य गंवा दिया, और अब एक साल तक जितने भी होगा सब इसी को लेकर के चलेंगे। तो पहली बात तो मैं इस जो ये चुनाव के परिणाम आए उससे मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि ये कर्नाटक भी एक उन राज्यों की कड़ी में कर्नाटक भी जुड़ गया है जहां रामनवमी या हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं में पथरावबाजी एक समारोह के रूप में मनाया जाएगा। आप भी निश्चित मान के चलिएगा, जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां ये सब होगा, क्योंकि अपीजमेंट बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और अगर आप ध्यान से देखें कि कर्नाटक में जो बीजेपी का वोट परसेंट है वो इंटैक्ट है, यानी 36% के आसपास, जिसमें कि वो जीते रही अब तक। तो फिर हारी कहाँ? हारी जो है कांग्रेस ने अपना वोट परसेंट बढ़ाया, लेकिन किस कीमत पर? बीजेपी की कीमत पर नहीं। बीजेपी का अपना वोट बराबर रहा। हालांकि बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था, जो उन्होंने लिंगायत और वोकालिंगा दोनों को 2% रिजर्वेशन बढ़ाया था, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि जो मुस्लिम वोट है वो एक मुश्त कांग्रेस को चले गए। सिर्फ यही डिफरेंस रहा। जो ये बड़ा मार्जिन जो दिखाई दे रहा है 60-65 से लेकर के 130 के आसपास का ये जो मार्जिन है, ये जो गैप जो है, ये इस वजह से हुआ है। तो ये अब ये संकेत जो है आगे आने के लिए, आगे के चुनाव में ये किस तरह रणनीति बन जाएगी। मैं तो काफ़ी समय से वॉच कर रहा था कि जो अदर देन कांग्रेस, जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो उनके मीडिया के लोग हैं, मतलब कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस से जुड़े हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लिखते हैं, जिनके लिए ये 9 साल काटने बड़े मुश्किल हो गए थे, और वो अगर कर्नाटक अगर आज बीजेपी जीत जाती तो वो प्राण त्याग जाती। खैर एनीवे, उनके लिए खुशी की बात है, जब तक कि 2024 के चुनाव नहीं होते और उसके परिणाम नहीं आते। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, बीजेपी के लिए ये चुनाव हारने बहुत जरूरी थे। क्यों? बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही है, देश में विकास हो रहा है, महंगाई अब कंट्रोल में है,
अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें, महंगाई दर नियंत्रण में है, जीडीपी बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में गजब का काम हो रहा। जो पिछले 50, 60, 70 सालों से नहीं हुआ, वो इस दौर में सब हो रहा है। एक विकसित देश के लिए जो चाहिए होता है वो सब हो रहा है। लेकिन किस वजह से हारी, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक कारण की वजह से, और वो कारण है जो डोमेस्टिक गैस है, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, उसकी कीमत का बढ़ना। कीमत तो खैर ठीक है, मार्केट के हिसाब से ठीक है। जो एक्चुअली कीमत जो उनको पड़ती है, वही कीमत कस्टमर को भी पड़ रही है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसके लिए ये बहुत पीड़ादायक हो रहा है। उनके पास चूल्हे हैं, लेकिन उस पर गैस का सिलेंडर लगाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। गरीब आदमी के लिए, जो बिल्कुल निचला तबका है, उसका पूरा का पूरा लगाव जो है बीजेपी से है। लेकिन ये लगाव इस वजह से टूट गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने जितने भी लोग हैं जो गरीब तबके के आते हैं, वो सिर्फ गैस की वजह से परेशान हैं। और उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम जो है अब की बीजेपी को नहीं वोट देंगे। तो बीजेपी अगर इस बात को नहीं सोचती है कि कम से कम बीपीएल को या गरीब तबके को अगर सब्सिडी नहीं देती है, आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वाटर वे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नए नए हवाई अड्डे खुल रहे हैं, पूरे देश में सैकड़ों हवाई अड्डे खुल गए हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। लेकिन उसमें जो गरीब तबका, उसको क्या मिल रहा है? उसकी प्राथमिकता ये नहीं है। उसकी प्राथमिकता अपना पेट भरना है। और पेट भरने के लिए आप चाहे फ्री का राशन भी दे दो, जैसे मिल भी रहा काफ़ी समय से, लेकिन उसको पकाने के लिए गैस नहीं है। और आप निश्चित मानिए, चाहे मोदी जी कितने प्रभावशाली क्यों ना हो, चाहे शाह जी कितने प्रभावशाली क्यों ना हो, चाहे सारे हिंदुओं के अंदर एक एकता क्यों ना हो, लेकिन अकेला एक जो गैस का जो सिलेंडर है, वो बीजेपी को 2024 में मार देगा। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, हालांकि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के, शाह हो या मोदी जी हो या नड्डा जी हो, उनके सामने हम कुछ नहीं है। हम एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो हम राय कैसे दे सकते हैं? फिर भी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, हम आम जनता ये चाहती है कि ये सरकार बनी रहे। इसलिए इस सरकार का बना रहना तभी संभव है जब आम आदमी को राहत मिलेगी, एक गरीब तबके को राहत मिलेगी, जो परम भक्त है, बगैर किसी जाति को देखते हुए, बगैर किसी संप्रदाय को देखते हुए, वो मोदी जी के प्रति या इस सरकार के प्रति डेडिकेटेड है। लेकिन वो इससे इतना परेशान है कि वो खुल के कह रहे हैं कि हमने हमेशा वोट दिया, लेकिन अब हम नहीं देंगे, हमारी कमर टूट चुकी है। 1100-1200 रुपये हर महीने देना कोई आसान काम नहीं है। मैंने जितने भी मेरे डोमेस्टिक हेल्प, जितने भी हैं महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, वो सब कुछ गुणगान करती हैं, लेकिन गैस के मामले में वो लोग बहुत परेशान हैं। तो आपका बीजेपी का ये विकास तब तक काम नहीं आएगा जब तक उनकी सरकार दोबारा नहीं आएगी। और उनकी सरकार तभी काम में आ सकती है जब ये तबका, जिस तबके को बहुत कुछ सुरक्षा मिली है, उसको ये सहायता नहीं मिले और सब दाम सामान्य है, लेकिन अकेला एक सिलेंडर इन पे भारी पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की गहराई को विश्लेषण करेंगे वो, और ऐसा नहीं है कि पता ना हो, पता सबको है, लेकिन जो इनका थिंक टैंक है वो पता नहीं क्यों इस बात को सामने नहीं ला रहा है हाईकमान के सामने। ये हमें मार पड़ रही है, हमारे वोट यहाँ पे छीज रहे हैं। अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूँ कि बीजेपी का एक इस हार में भी एक जीत का फॉर्मूला है, वो बताता हूँ कैसे। कांग्रेस और उनका सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा
इस जीत का श्रेय जो है राहुल गांधी को दे रहा है, जबकि राहुल गांधी की वजह से एक वोट नहीं बढ़ा होगा, लेकिन वो महामंडन कर रहा है। तो बीजेपी के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कोई स्थिति नहीं है कि उसके सामने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी के अगेंस्ट राहुल गांधी अगर हों तो ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है, और ये जो चुनाव है, इनका जो परिणाम है, ये उसी दिशा की ओर जा रहा है। और दूसरी बात, विपक्षी एकता। विपक्षी एकता में अब राहुल गांधी, मतलब जो कांग्रेस जो प्रोजेक्ट कर रही है, एक बहुत बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, और जो उनकी मोहब्बत की दुकानें और ये सारे चीज़ें जो है, ये उसका प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव बता रहे हैं कि इस वजह से कांग्रेस यहाँ पर जीती है। हालांकि कांग्रेस का जीतने का ये कोई कारण नहीं था, लेकिन जिस ढंग से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये विपक्षी एकता में बाधक होगा। आज जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह, हर राज्य में द्विध्रुवीय हो रहा है। जैसे कर्नाटक में द्विध्रुवीय हुआ, जेडीएस समापन की ओर आ गई, और अगले चुनाव तक जेडीएस का कोई वो नहीं रहेगा, चाहे वो अब यह है कि उसके वो अलायंस करना चाहे कांग्रेस से या नहीं करना चाहे। या जैसे उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी द्विध्रुवीय है, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। जैसे बंगाल में है, बीजेपी बनाम टीएमसी। जैसे उड़ीसा में है, बीजेपी बनाम बीजेडी। जैसे तेलंगाना में है, अब एक टेस्टिंग जो है साउथ की तेलंगाना में होनी है। वहाँ जो है बीजेपी और बीआरएस या टीआरएस, जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उसका आमना सामना टकराव होना है, आमने सामने। अब यहाँ पर देखेंगे कि विपक्षी एकता कहाँ काम आती है। क्या टीआरएस कांग्रेस को कुछ सीट देता है या किसी अन्य पार्टी को देता है? वो नहीं देंगे। आप कितनी विपक्षी एकता की बात कर दो, तो हर राज्य में जो जहाँ पर छत्रप है, वो कांग्रेस को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, एक वोट नहीं, एक सीट का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसे ही जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस जहाँ पर प्रबल है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब जगह वो विपक्ष को जगह नहीं देगी। तो ये विपक्षी एकता की कोई बात जो है दिवा स्वप्न है। अगर वो नहीं देंगे तो जो भी पार्टी उठाएगी कुछ ना कुछ वोट तो काटेगी। अब क्योंकि जैसे भी हमने कर्नाटक में देखा, वो सब साफ हो गए। अगर 5-10 हज़ार वोट भी अन्य पार्टियों को मिलते तो स्थिति परिवर्तन हो जाती, क्योंकि बीजेपी 36% पे ही जीती रही है, और वो 36% आज भी हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दलों को जो भी मिलता था, 5,000, 2,000, 1,000, वो मिलना बंद हो गया और सीधा दुर्ध्रुवीय हो गया। तो ये परिस्थिति बीजेपी के लिए अच्छी है। ये होना बड़ा उनके फेवर में है कि ये विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी। हालांकि इससे फर्क बहुत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ेगा। अब मैं एक और मुद्दे की बात कर रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी। आज तक का एक ये प्रथा है, प्रचलन है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी को ज़्यादातर बीजेपी ने जो है प्रो इनकम्बेंसी में बदला। उस वजह से उसका जिक्र नहीं होता है, और आज इस बात का भी जिक्र नहीं हो रहा है। आज जितना विश्लेषण चल रहा है, जितने भी टीवी चैनल में बोल रहे हैं, या आगे भी जितने भी वीडियो जो आएंगे, यूट्यूबर्स आएंगे, वो एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं करेंगे। ये भी कोई फैक्टर होता है, क्योंकि वो बीजेपी ने ये तोड़ दिया। जो कर्नाटक में जो हार का एक और कारण है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बोम्मई साहब, वो बड़े सुस्त हैं, वो एनर्जेटिक नहीं लगते हैं। और आज के ज़माने में अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं, अगर आप तेज तर्रार नहीं हैं, अगर आप अपनी उपलब्धियां जनता को नहीं बता सकते हैं, तो आप एक असफल साबित होंगे। आप भी देखिए, केजरीवाल जी जो है,
लगातार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, उनकी उपलब्धियां शून्य हैं, लेकिन उनका जो पीआर सिस्टम है, जो उनका प्रचार का सिस्टम है, जो उनका लगातार टीवी बना रहना है, बगैर कुछ किए हुए वो लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी पकड़ बनाए रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक ये झूठा फैलाया जा रहा है कि करप्शन की वजह से ये चुनाव इस दिशा में गए। नहीं, इस देश में करप्शन जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर करप्शन मुद्दा होता तो कांग्रेस को एक वोट भी नहीं मिलता। कांग्रेस को तो इतिहास ही करप्शन का है, तो उसको वोट कौन देगा? तो ये सब चीज़ें कहने की हैं आप, क्योंकि आप पैनल में बैठे हैं, टीवी के पैनल में बैठे हैं, या आप यूट्यूब में यूट्यूबर हैं, आपको कुछ ना कुछ कहना है तो ये सब चीज़ कहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मुझे उम्मीद है इस चुनाव से बीजेपी कुछ सबक लेगी। सबसे पहले तो सिलेंडर पे काम करेगी कि सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाए। इस सिलेंडर से सिर्फ गरीब आदमी नहीं, बल्कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी परेशान है। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा संगठन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उम्मीद है आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।